सुप्रीम कोर्ट में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। वजह क्या है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करना संवैधानिक है या अवैध? इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा भी समाप्त हो गया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज ये फैसला सुनाया जाने वाला है, तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वहां से फैसला आता क्या है। तो फैसले का सभी पक्ष बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी फैसला आने से पहले ही आनी शुरू हो गई हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में, तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। कल सुबह ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही पता चलेगा कि अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर की जनता के पक्ष में था या नहीं। तो कल 10 बजे जब जजमेंट आएगी, वर्डिक्ट आएगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि क्या है कि कश्मीरियों के हक में है, जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में है या उनके खिलाफ है। इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि हम 2 महीने में या 4 महीने से इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। हम गुज़िश्ता 4 साल से ज़्यादा अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब से सुनवाई की तब से उन्होंने ज़्यादा समय नहीं लगाया। उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तवक्को के साथ कि जो सरकार ने गैर कानूनी फैसला लिया था, तो उसका इंतज़ार है हमें इंसाफ का। और इस खबर के तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 संवाददाता इस समय जुड़ चुके हैं। आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारी संवाददाता नीता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आशीष से ही है। आशीष, निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, फैसले का इंतजार कितने बजे आ सकता है? जी देखिए, 10:30 बजे का टाइम है। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लंबा चौड़ा फैसला होगा निश्चित तौर पर, और 2 जज कम से कम ये फैसला सुनाएंगे। पहले चीफ जस्टिस सुनाएंगे, फिर जस्टिस संजय किशन कौल भी फैसला सुनाएंगे। वो हमें देखना होगा, लेकिन बहुत सारा, क्योंकि 16 दिन लंबी चौड़ी एक सुनवाई हुई है। संवैधानिक मुद्दा था कि क्या सरकार या संसद इस तरीके से ये कर सकती थी, 370 को निरस्त कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। लंबी चौड़ी कवायद हुई, लंबी चौड़ी सुनवाई हुई, लंबी चौड़ी सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशंस इस पर आई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी बड़े बड़े वकीलों ने, कपिल सिब्बल जिसमें थे, उन्होंने इसमें आर्ग्यू किया। दुष्यंत दवे थे, राजीव धवन थे, ये सब लोगों ने आर्ग्यू किया। केंद्र की तरफ से भी कई लोगों ने आर्ग्यू किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने आर्ग्यू किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश साल्वे, ये सब लोगों ने इसमें बहस रखी और पक्ष रखा अपना। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, एक संवैधानिक रेखा खींचने की बात है। एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है कि क्या जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, वो जो स्टेटस जो वापस लिया गया 2019 में, क्या वो प्रक्रिया वैध थी, संवैधानिक थी या नहीं थी? इस पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा अपना फैसला सुनाएगा। खास तौर पर एक और अहम चीज़ यहाँ पर हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने वैधता की सुनवाई के दौरान ये पूछ लिया था कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव कब कराएगी, जिसके जवाब में केंद्र सरकार ने ये कहा था कि वहाँ पर अब शांति हो गई है, हालात ठीक हैं,
परिसीमन भी हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि चुनाव कब कराना है। लेकिन केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन कोई अपनी तरफ से टाइमलाइन नहीं दे सकती। तो काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहां पर सभी पक्षों को, मैं कहूँगा पूरे देश को इंतज़ार है एक बड़े फैसले का, जो फैसला ये तय करेगा कि केंद्र सरकार और संसद ने जिस तरीके से 370 को रद्द किया और याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उनके पास ये अधिकार नहीं था, गैर कानूनी था, लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान को तोड़ मरोड़ दिया गया, ये तमाम जो बातें हुई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे सवाल उठाए थे केंद्र सरकार पर। करना चाहूंगा नीता शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। नीता, इस मामले से जुड़े बाकी पहलुओं पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन निगाहें आज जम्मू कश्मीर पर भी टिकी हैं। आपको याद होगा कि जब ये फैसला लिया गया धारा को निरस्त करने का, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का, उस समय व्यापक इंतजामात किए गए, सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए और वहाँ पर 2G, 3G, 4G सेवाएं बंद कर दी गई, इंटरनेट सेवाएं वहाँ पर बंद कर दी गई। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम जी हालात सामान्य हुए हैं। आज ये फैसला आने वाला है, इसके मद्देनजर वहाँ की सिचुएशन को हम किस तरीके से आंक सकते हैं? हालात जम्मू कश्मीर में अगर हम सिचुएशन ऑन ग्राउंड की बात करें तो काफ़ी बदल चुके हैं। आप 3 लिहाज से इस पूरे के पूरे मामले को आंक सकते हैं कि 2019 में क्या हालात थे टेररिज्म के मुतल्लिक, सेपरेटिज्म के मुतल्लिक और टूरिज्म के मुतल्लिक। अगर हम टेररिज्म की बात करें, खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में आंकड़े दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टोन पेल्टिंग के मामले कितने होते थे। वहाँ पर 2010 में जब स्टोन पेल्टिंग के मामले हुए थे तो 2500 से ज़्यादा हुए थे। आज हालात ऐसे हैं कि एक भी स्टोन पेल्टिंग का मामला 2023 में दर्ज नहीं किया गया है। हड़ताल, पाकिस्तान से हड़ताल के कैलेंडर निकलते थे और वहां पे हड़ताल होती थी और कहने पर जम्मू और कश्मीर और डाउनटाउन सभी जो है वो इलाके बंद किए जाते थे। लेकिन 2023 में एक भी हड़ताल का मामला जो है वो सामने नहीं आया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इनकाउंटर्स बेशक से होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी इनिशिएटेड इनकाउंटर्स होते हैं, उनमें भी काफ़ी जो है इंक्रीज हुआ है। लेकिन क्योंकि फोर्सेस जो है उनमें सिनर्जी बढ़ी है, जो एक क्लियर डायरेक्शन था सेंटर से श्रीनगर तक, वो जो एक क्लियर डायरेक्शन है किस तरह से ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा है, वो एक क्लियर डायरेक्शन है, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है। तो इस लिहाज से भी वहां पर हालात जो हैं वो बदले हैं। सेपरेटिज्म की बात करें, सेपरेटिज्म जो है वो पूरा उन्होंने उनकी कमर तोड़ दी है। जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी हो या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, कई मामले जो हैं सामने आए हैं, कई प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी खुर्की की गई है और साथ में उन्हें जब्त किया गया है। उस लिहाज से भी टूरिज्म के हिसाब से अगर हम बात करें, इस साल अभी 2 करोड़ के आसपास जो लोग हैं जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए जा चुके हैं। तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी बदला है। लेकिन यहाँ पे जो बात होगी, जो सुप्रीम कोर्ट पे वो बात होगी, कानूनी बात होगी। अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं कि 2018 में 20 जून को वहाँ पर पहली बार जब गवर्नर रूल लगाया गया था, तब से आर्टिकल 92 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर के तहत ये लगाया गया था और इसे फिर 19 दिसंबर 2018 को प्रेसिडेंट रूल जो है वो करार दे दिया गया था आर्टिकल 356 के तहत, और 3 जुलाई 2019 को यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया था एक और 6 महीने के लिए। और 5 अगस्त 2019 को जो आशीष का जी आता हूं नीता आपके पास। मैं आशीष का फटाफट यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। आशीष, हम हालात के मूल्यांकन की भी बात कर रहे हैं। नीता ने तमाम पहलू हमारे सामने रखे, चाहे वो टूरिज्म का मसला हो, चाहे वो टेररिज्म का मसला हो, सेपरेटिज्म का मसला हो। नीता बता रही है कि हालात बदले हैं, माइंडसेट बदला है और एक अलग माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आ जाते हैं इस मामले के कानूनी पक्ष पर। जिस समय दलीलें दी गई कोर्ट की सुनवाई के दौरान, ये सवाल तब भी उठे थे। अब क्या इस सुनवाई में केवल कानूनी लीगल पक्ष, संवैधानिक पक्ष को ही गौर करेगा सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी अपने फैसले में? पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस पूरी सुनवाई के दौरान जो एक चीज मुझे समझ में आती है वो ये कि राष्ट्रपति की शक्ति के दायरों पर बहुत बात हुई है और ये कोई पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जब राष्ट्रपति की शक्तियों की जो व्याख्या की बात थी, संशोधन की बात थी, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पहले भी आई हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पहले भी आए हैं। तो ये तमाम चीजें किस रूप में सामने आती हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पहले सवाल का जवाब देता हूं कि ये जो आंकड़े नीता दे रही थी वो आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखे गए थे। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि वो सिर्फ वैलिडिटी को यानी वैधता का परीक्षण कर रहा है, वहाँ हालात किस तरह के, क्योंकि केंद्र सरकार का ये दावा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अब देश के बाकी लोगों की तरह वो तमाम अधिकार मिल रहे हैं जिन अधिकारों से वो स्पेशल स्टेटस के कारण वो उससे महरूम थे। तो यहाँ पर एक बड़ा मामला ये था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चैलेंज था वो प्रक्रिया को लेकर था। संविधान में 370 को टेम्परेरी बताया गया, लेकिन संविधान सभा जिसने जम्मू कश्मीर को ये स्पेशल स्टेटस 370 जब आया था वो दिया था, उसके मुताबिक ये था कि संविधान सभा के कहने से ही, उसकी अनुशंसा से, उसकी सिफारिश से ही सिर्फ जब ये 370 को निरस्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये केंद्र सरकार का पक्ष था यहाँ पर। लेकिन केंद्र सरकार ये कह रही थी कि जब संविधान सभा नहीं है तो उसकी जगह विधानसभा ने ले ली, और विधानसभा नहीं थी तो उसकी जगह संसद ने ले ली और राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगा दी। तो इसमें राष्ट्रपति की शक्तियां यहाँ पर बनती हैं। दूसरी तरफ जो याचिकाकर्ता थे वो ये कह रहे थे कि ये पूरी तरह इलीगल है, क्योंकि संविधान सभा के बिना ये नहीं होना चाहिए था। और संविधान सभा जब 1957 में भंग हो गई तो वो जो शक्ति है वो विधानसभा को ट्रांसफर हो गई, लेकिन विधानसभा क्योंकि वहाँ थी नहीं, इसलिए वहाँ पर लोगों की राय लेना जरूरी था, विधानसभा का होना सवाल व्याख्याओं का है, सवाल व्याख्याओं का है इस पूरे मामले के अंदर, और व्याख्या को कौन सा पक्ष अपनी दलीलों से मजबूत तरीके से प्रस्तुत कर पाता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी पक्ष को मजबूत कर पाते हैं। नीता का फटाफट रुख कर लेते हैं। नीता, बात जब व्याख्याओं की आती है तो इस संविधान की धारा को लेकर तमाम पहलू कोर्ट के अंदर भी हुए हैं, बाहर भी उसकी व्याख्या होती रहती है। अब इस व्याख्या के सवाल पर जो बाकी पक्ष हैं उनका क्या सोचना है, उनको क्या लगता है? हमारे साथ एक पक्ष ऑलरेडी है जो कोर्ट में जिन्होंने डाली थी। सर अपना नाम बताएं। सुनील डिंपल, प्रेसिडेंट मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर। तो आपकी क्या मांग क्या है? ये जो दो ये देखिए, हम यही मांग चीफ जस्टिस साहब से कर रहे हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी काम जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत जो 200 साल पुरानी रियासत था उसे तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया और हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को ही बदल दिया। और जबकि इसका इतिहास ये है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का असेशन भारत के साथ हमारे महाराजा हरि सिंह जी डोगरा महाराजा करके गए थे 26 अक्टूबर 1947 को। और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1956 में दुनिया अवाम की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 1956 में ये 370 35 से स्पेशल स्टेटस, हमारी जमीनों की, नौकरियों की हिफाजत का स्टेट सब्जेक्ट दिया था। और फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने, इसी पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक फिर ऑर्डर किया कि ये 370 35 ए और ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और ये स्टेट सब्जेक्ट रियासत का ये लाइफ टाइम प्रोविजन होगा और तब तक नहीं इसको तोड़ा जा सकता जब तक के जम्मू कश्मीर की चुनी हुई असेंबली इसको रिकमेंड ना करे कि इसको हटाया जाए। तो देखिए, इन्होंने जबरन तरीके से वहां पे चुनी हुई सरकार नहीं है, व्याख्याओं का ही है। ये तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं। अनीता जो बातें यहां पर कह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को इन्हीं पर फैसला लेना है, इन व्याख्याओं पर ही फैसला लेना है कि किस जौन सा पक्ष अपने तरीके से, अपने नजरिए से इस बात की व्याख्या कर रहा है। आज इसी बात पर फैसला होना है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नजीर भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं श्रीनगर से, और जहां तक मैं देख पा रहा हूं शायद श्रीनगर के लाल चौक पर वो खड़े हैं। आप नजीर, फैसले का इंतजार दिल्ली में भी हो रहा है, फैसले का इंतजार श्रीनगर में भी हो रहा है। अब सवाल यह है कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं। फैसले का इंतजार, और वो इंतजार बेसब्री से हो रहा है पिछले 4 साल और 4 महीनों से। और ख़ास तौर पर जब ये हियरिंग, सुनवाई शुरू हुई इस केस की 1 अगस्त से, और रेगुलर सुनवाई हुई, 16 दिन तक सुनवाई हुई, मैराथन सुनवाई हुई, और पहली बार लोगों को लगा कि उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ी दलीलों के साथ वहाँ वकील रख रहे हैं, पार्टीज रख रहे हैं। 23 पिटिशनर्स थे जिन्होंने रख लिया, और आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार है कि वर्डिक्ट आज आ रहा है। क्या वर्डिक्ट उन पिटिशनर्स के हक में जाएगा या सरकार के हक में जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आज धारा 370 पे सील लगाएगा, क्या कि जो सरकार ने फैसला लिया सही है, 370 टेम्पररी था और ये हमेशा के लिए चला जाए, या उसको रिवर्स करे? लग रहा है कि अभी तक जो
अभी तक जो अंदाज़ा हो रहा है कि शायद उसको अपहेल्ड किया जाएगा, वही बताया जा रहा है। जैसे कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया, बिल्कुल मान लिया कुछ जो बैटल्स हैं उनको हारने के लिए लड़ाया जा रहा है, वो ट्वीट है कपिल सिब्बल का, जो लीड पिटिशनर्स थे, लीड लॉयर थे इस पूरे केस के। इसके साथ दूसरा अहम चीज़ है जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन या रिऑर्गेनाइजेशन जो हुई, यानी जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। पहली दफा है कि मुल्क में किसी भी रियासत को, पूरी रियासत को इस तरह यूनियन टेरिटरी बनाया गया। सवाल यह है कि अगर इसको अपहेल्ड किया जाएगा, कहा जाता है कि इसके पूरे मुल्क में जो फेडरल निज़ाम है जो मुल्क का, उस पर असर हो सकता है। तब कोई भी रियासत, किसी भी रियासत को, राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है। तो ये बहुत दो आम मुद्दे हैं। एक 370 है जो सुई जनरस है, सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक है, लेकिन जो स्टेट का मामला है उसका असर जो है, जम्मू कश्मीर तो पहले ही और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बने हैं, लेकिन इसका असर दूसरी रियासतों पे भी पड़ सकता है। जो पिटिशन में, हियरिंग में ये सामने आया है कि अगर आज ये अपहेल्ड होगा तो पूरे किसी भी रियासत को फिर यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है कभी भी। इस पूरे जो केस में पहली दफा देखा कि लाइव स्ट्रीमिंग हुई, इतना बड़ा केस जो संवैधानिक केस है, इसमें लाइव चलिए नजीर, नजर हमारी भी बनी रहेगी, नजर आपकी भी बनी रहेगी। तो इंतजार श्रीनगर में भी किया जा रहा है, इंतजार दिल्ली में भी हो रहा है, पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज क्या फैसला सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर।